नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे कि न्यू 7 क्यूसी टूल्स क्या होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यू 7 क्यूसी टूल्स कौन कौन से हैं? एक है एफिनिटी डायग्राम, ओके, अगला है रिलेशन डायग्राम, अगला है ट्री डायग्राम, चौथा है मैट्रिक्स डायग्राम, अगला है एरो डायग्राम, छठा प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट एंड सातवां मैट्रिक्स डाटा एनालिसिस। तो ये 7 टाइप के न्यू 7 क्यूसी टूल्स हैं। इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम पहले जान लेते हैं कि न्यू 7 क्यूसी टूल्स कहाँ से आया था। तो ये कमेटी थी जूस की, जूस नामक एक संस्था थी, उन्होंने ये बनाया था 1972 में। और इसका जो बनाने का जो उद्देश्य था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्यूसी टेक्निक्स अप्रोच की जाए हमारे डिज़ाइन के साथ में, हमारे प्रोसेस में। ओके, और ये हम साथ में ये ओरिजिनल बेसिक 7 टूल के साथ भी काम करता है। मतलब ये जो बेसिक 7 क्यूसी टूल्स वो अलग हैं, उनके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो डाल दिया है, और जो न्यू 7 क्यूसी टूल्स है ये अलग है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों अलग अलग 7 क्यूसी टूल्स है। एक बेसिक 7 क्यूसी टूल्स है, एक न्यू 7 क्यूसी टूल्स है। बेसिक के बारे में वीडियो मैंने डाल दिया, जाके देख लीजिए। ये नए न्यू 7 क्यूसी टूल्स है, उनके बारे में ट्रेनिंग सेशन। तो ये दोनों के साथ में काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो न्यू 7 क्यूसी टूल्स है वो बर्बल डाटा के ऊपर काम करता है। बर्बली डाटा जैसे आइडियाज़ हो गए, ओके, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायग्रामेटिकली बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे कोई डायग्राम बनाते हैं ना, उस हिसाब से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस हिसाब से इसे बनाया जाता है। और जो ओल्ड बेसिक टूल थे 7, वो डाटा एनालिसिस में किया जाता है, प्रोसेस कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। बेसिक 7 क्यूसी टूल में न्यूमेरिकल डाटा लिया जाता है, और जो न्यू 7 क्यूसी टूल हैं उनमें वर्बल डाटा लिया जाता है। तो इस चीज़ का अगर कोई भी पूछेगा, अगर आपको कोई भी पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड बेसिक 7 क्यूसी टूल्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यू 7 क्यूसी टूल्स, तो इनके बारे में आप बता सकते हैं कि जो पुराने 7 क्यूसी टूल्स हैं वो न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर काम करता है, और जो नए 7 क्यूसी टूल्स हैं वो वर्बल डाटा के ऊपर काम करता है। ओके, आगे चलते हैं। जो पुराने बेसिक 7 टूल्स थे वो क्या क्या थे? फ्लो चार्ट था, उसमें एक रन चार्ट था, हिस्टोग्राम था, पैरेटो डायग्राम थे, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम थे, स्केलेटल डायग्राम थे एंड कंट्रोल चार्ट थे। तो ये सारे जो 7 क्यूसी हैं वो ये सारे ओल्ड 7 क्यूसी टूल्स हैं, इन्हें बेसिक 7 क्यूसी टूल्स भी कहा जाता है। अब ये यहाँ पे एक ग्राफ है जिसमें ये दिखा हुआ, जो ओल्ड बेसिक 7 क्यूसी टूल्स थे वो न्यूमेरिकल डाटा पे काम करते थे, ठीक है, और जो न्यू 7 क्यूसी टूल्स हैं वो वर्बल डाटा के ऊपर काम करते हैं। ओके, लेकिन इनका जो रास्ता है वो एक ही है, दे सकते हैं। ओके, तो ये न्यूमेरिकल डाटा पे काम करता है, ये वर्बल डाटा पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ये वर्बल डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करता है, ओके, और आइडिया जनरेट करने के लिए इजी रहता है, ओके, और प्लानिंग को इम्प्रूव करने के लिए ठीक रहता है, और जो हमारे प्रोसेस है उसमें जो एरर्स हो रही है उसको एलिमिनेट करने के लिए रहता है, ओके, और जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके, और फुल कोऑपरेशन को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम न्यू 7 क्यूसी में हम प्रॉफिट, या न्यू 7 क्यूसी टूल्स को हम इम्प्लीमेंट करने के बाद में हम प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, आगे हैं। इनमें जो एनएंस की हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म करती हैं, वो क्या क्या है? इसमें हम किसी भी सिचुएशन को वेरियस एंगल से सॉल्व कर सकते हैं या उस पर एसेस कर सकते हैं। और अगला है कि हम जो हमारी डिज़ायर सिचुएशन है उसके हिसाब से हम क्लियरफाई कर सकते हैं। और इसमें जो प्रायोरिटीज़ है हमारे, अगर कोई भी टास्क है उसमें कोई भी प्रायोरिटीज़ है तो हम उसको इफ़ेक्टिवली एक्शन ले सकते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं और इसको हम सिस्टमेटिकली प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं। ओके, तो ये सारे बेनिफिट हैं अपने नए 7 क्यूसी टूल में। आगे बढ़ते हैं। और क्या है? 5 ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म विच आर एस्टेब्लिश ए कल्चर दैट। ओके, ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं। कौन कौन से? ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई के लिए फ़ायदा करता है, और प्लानिंग के लिए फ़ायदा करता है, प्लानिंग को इम्प्रूव करने के लिए फ़ायदा करता है, और जो स्ट्रेस होता है जैसे काम के दौरान अगर जहाँ कहीं स्ट्रेस है, ओवरबर्डन है, तो उन सारी चीज़ों में भी ये हमें बेनिफिट देता है। ओके,
तो ये सारे बेनिफिट हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्यूसी टूल है वो एफिनिटी डायग्राम है। इसको क्या बोला जाता है? एफिनिटी डायग्राम। अगर एफिनिटी डायग्राम के बारे में बात करें तो ये क्या है? एफिनिटी डायग्राम का उपयोग विचारों, डेटा या जानकारी को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह खासतौर पर तब उपयोगी होता है जब बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध हो और उसको समझना जटिल हो। मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझे, जैसे अगर बहुत सारा डाटा है, ठीक है, और बहुत सारा डाटा हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, अब अगर हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो उस केस में हमें क्या है? एफिनिटी डायग्राम के ऊपर काम करना पड़ता है, एफिनिटी डायग्राम बनाना पड़ता है। अच्छा, ये काम कैसे करता है अब जान लेते हैं। ये काम ऐसे करता है कि इस पे टीम एक समस्या पर विचार विमर्श करती है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम टीम के साथ बैठ के इसको बनाते हैं। तो टीम के साथ बैठ करके हम विचार विमर्श करेंगे टीम के सामने कि ये प्रॉब्लम है, इस पर आप अपने सजेशन दें, ठीक है। फिर वो जो भी सजेशन देंगे उनको हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टिकी नोट्स होते हैं उन पे लिखते हैं। स्टिक नोट्स होते हैं उन पे लिखा जाता है और उन पे लिखने के बाद में हम उस पर विचार विमर्श करते हैं। इसका उपयोग इसे एफिनिटी डायग्राम को के टाइम हमें क्या उपयोग किया जाता है? हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना रहता है, ओके। और हमारी जो भी समस्याएं, मतलब जितने टाइप की जो समस्याएं हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि समस्या अलग अलग टाइप की होती है। ये समस्या कभी दूसरी समस्या, तो जो भी जितनी टाइप की समस्या है उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विभाजन किया जाता है और इसमें हम नई रणनीतियों की पहचान भी कर सकते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे दिया है आइडियाज़ हम ले सकते हो, ऑप्शन, इशूज़ वगैरह ये ले सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। और इसके एडवांटेज क्या है? फैसिलिटी, ब्रेक थ्रू थिंकिंग एंड हम मतलब हमारी जो टीम है उससे हम फ्रेश आइडिया ले सकते हैं, ओके। और आगे है इसमें जो है, और जो भी हमारी जो टीम है अगर वो हमें आइडिया दे रही है तो उसको राइट डाउन करना है, ओके, और उसको लगाना है। आगे ये जैसे दिया है यहाँ पे, एक मान लीजिए कोई समस्या है, यहाँ पे एक टॉपिक हम लिख देते हैं, किसी भी टाइप का टॉपिक है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमने डाटा कार्ड लगा दिया है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब ये इतनी टाइप की समस्या है तो उसमें समस्या में ये जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इस तरीके से स्टिक नोट के द्वारा हम लगा देंगे, ओके। और इसके बाद ही हम जब स्टिक नोट्स लगाएंगे तब इसके बाद ही हमें मतलब उसके पीछे रीज़न क्या है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको किस तरीके से करना है? मतलब पहले तो हमें टॉपिक सिलेक्ट करना है, फिर डाटा हमें सिलेक्ट करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम वाई एनालिसिस कर सकते हैं या 5W1H का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें डाटा कलेक्ट करना है, सभी जितने भी हमारी टीम उनसे डाटा कलेक्ट करने के बाद में हम उसको सेपरेट डाटा कार्ड में लगा देंगे और उसके बाद में सारे कार्ड हैं उनको टेबल पे रख देंगे या उसको कहीं भी लगा देंगे, ओके। अब हमको डाटा मूव करना है, ओके। मूव करने के बाद में हमें एफिनिटी स्टेटमेंट तैयार करना है डाटा लेने के बाद में, और उसके बाद में नए कार्ड बनाने हैं। और नए कार्ड बनाने के बाद में हम इस तरीके से ये जितने भी कार्ड हैं उनको हम प्रॉब्लम के हिसाब से हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं या उनको लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑन एफिनिटी डायग्राम, ग्रुप मेथड अप्रोच क्या है? ले द ग्रुप आउट्स कीपिंग ऑफ एफिनिटी क्लस्टर टुगेदर। मतलब अगर हम कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो ग्रुप के साथ उस प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। आगे है इस तरीके का एक इसमें ग्राफ दिखा है, तो इस तरीके से ही एफिनिटी डायग्राम बनता है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसके बनाने के लिए हम एक मतलब कोई भी एक रूम लेते हैं, जैसे स्टिक नोट लगा देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो जैसे आपको मैंने बता दिया कि इस एफिनिटी डायग्राम को हम किस तरीके से बनाते हैं, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब दूसरा है रिलेशन डायग्राम। ये होता क्या है? ये जो रिलेशन डायग्राम है ये विभिन्न कारकों के बीच संबंधों को पहचानने और प्रदर्शित करने में मदद करता है। यह एक जटिल समस्या का कारण प्रभाव विश्लेषण करने के लिए उपयोगी है। मतलब कोई एक जटिल समस्या, एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब छोटी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में हमें रिलेशनशिप डायग्राम का यूज़ करना चाहिए। और हम अगर बोलेंगे तो सर ये काम कैसे करता है, इसमें पहले जो भी समस्या है उसको हम परिभाषित करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसमें संबंधित सभी कारकों को नोट करते हैं और नोट करने के बाद में हम उसको एक एरो से जोड़ते हैं, ओके, एरो से जोड़ा जाता है। और इससे हमें फिर एरो से जोड़ने के बाद में तब हमें पता चलता है कि ये इशू है, इस इशू की वजह से
ये हमारा जो डिफेक्ट है या जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सकता है। इसे उपयोग इस केस में रिलेशनशिप डायग्राम में उपयोग क्या क्या किया जाता है, हम इसमें कारण और प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा, समस्याओं के प्राथमिक कारणों की पहचान कर सकते हैं। तीसरा है, प्रक्रियाओं के बीच संबंधों को समझ सकते हैं। तो रिलेशनशिप डायग्राम में हम ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं और रिलेशनशिप डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए समझ लेते हैं आगे। इस तरीके से ये बनता है, इसके एडवांटेज है। इस तरीके से हम यहाँ पे कोई रीज़न है, प्राइमरी कॉजेज़ हमने डाले, फिर हम उसको सेकेंडरी कॉजेज़, जैसे कोई प्रॉब्लम है जिसमें वो लिंक होती है, जैसे ये सेकेंडरी कॉजेज़ है, इसे प्राइमरी कॉजेज़ से यहाँ लिंक है, ये यहाँ से भी ये लिंक है, फिर ये यहाँ से भी लिंक है, मतलब ये प्रॉब्लम का जो लिंक्ड है वो तीनों जगह पे है। तो इस तरीके से हम ये रिलेशनशिप डायग्राम को बनाते हैं। आशा है शायद आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है, एक्सरे मतलब क्या करते हैं कि हम पहले वाई एनालिसिस करते हैं। एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ वाई इज़ नॉट समथिंग हैपनिंग। आगे हर एक मेंबर 5 कॉजेज़ देगा, कि 5 कॉजेज़ देगा, मतलब वाई एनालिसिस करने के बाद में जो कॉजेज़ होते हैं वो देगा और उनको हर एक कार्ड पे डालना है। ओके, फिर कार्ड में डालने के बाद में हमें जो कलेक्शन है उस पर डिस्कस करना है। ओके, और सभी को समझाना है, थ्रूली समझाना है। आगे हमें जो कार्ड है वो हमें मूव करने पड़ते हैं, जो हमारे ग्रुप हैं, और हम उसके बाद में आस्किंग वाई, एक्सप्लोर द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड डिवाइड द कार्ड्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी कॉजेस। मतलब फिर हम जो कार्ड है उनको हम डिवाइड करते हैं किसके लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्टियरी कॉजेस को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद है कनेक्ट ऑल कार्ड बाई दीज रिलेशनशिप। हम अब जो कार्ड है उनको कलेक्ट करते हैं। ओके, उसको रिलेशनशिप का मतलब, जैसे आपको समझ, रिलेशनशिप डायग्राम का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं होगा। अगर उसका रिलेशन 2 जगह है, 3 जगह है, तो वहाँ हम उस रिलेशनशिप को हमें दिखाना पड़ेगा, उसको मर्ज करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप डायग्राम में आते हैं। आगे है उसके बाद में रिव्यू होल डायग्राम लुकिंग फॉर रिलेशनशिप अमंग कॉजेज। हमें जो भी पूरा डायग्राम है उसका जो रिलेशनशिप है और उसके जो कॉजेज़ है उसको रिव्यू करना है, और हमें जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको सबको कनेक्ट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और वो हमने बता ही दिया कि इस तरीके का ये बनता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्राइमरी कॉजेज़ होंगे, फिर ये लिंक हुआ सेकेंडरी कॉजेज़ से, फिर टर्टियरी कॉजेज़ है, फिर सेकेंडरी कॉजेज़ यहाँ पे लिंक हो गया। ओके, तो ये कहाँ कहाँ लिंक है यहाँ पे देख लीजिए। तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं लिंक है, तो इसका एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम इसकी वजह से भी आता है, इसकी वजह से भी आता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो ये ज़रूरी नहीं है वो एक रीज़न की वजह से आता है, उस पर कई रीज़न होते हैं, तो उसमें हमें रिलेशनशिप दिखाना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है टी डायग्राम। टी डायग्राम के बारे में हम बात कर लेते हैं। टी डायग्राम क्या होता है। ओके, इसे हम सिस्टमेटिक डायग्राम भी कहते हैं सबसे पहले, और जिसे टी डायग्राम भी कहा जाता है। इसमें क्या है, हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों को संरचित तरीके से तोड़ने में मदद करता है। मतलब ट्री से समझ में आ रहा है कोई पेड़, मतलब ये एक पेड़ रहेगा। ओके, एक टारगेट रहेगा और उसमें शाखाएं रहेंगी। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनता है। और ये काम कैसे करता है, इसमें जो हमारा जो मेन टारगेट है उसको पहचानना रहता है और उसे छोटे प्रबंधीय उप लक्ष्यों से तोड़ा जाता है। ओके, और हर उप लक्ष्य को छोटे कार्यों में विभाजित किया जाता है। जैसे अगर कोई पेड़ रहता है उसमें छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, फिर उससे भी छोटी छोटी टहनियाँ उसमें रहती हैं। तो पेड़ के हिसाब से ही इसमें हम कॉजेज़ को फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे अगर कोई योजना है या कोई समस्या है उसका समाधान निकालने के लिए, और विस्तृत कोई बड़ा कार्य है उसके विभाजन के लिए। अगर कोई बहुत बड़ा कार्य है उसको हमें अगर करना है तो उसके लिए भी ये टी डायग्राम यूज़ किया जाता है। और अगला है निर्णय प्रक्रिया का विस्तार। मतलब अगर हमें कोई डिसीजन लेना है उस केस में भी हम टी डायग्राम का यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ डेवलप इस सक्सेशन ऑफ स्टडी ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, रिजल्ट के लिए, और इसको सिस्टमेटिक डायग्राम भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं कि एक जैसे ये सोर्स है, फिर यहाँ से एक निकला, फिर यहाँ सेकेंडरी, फिर सेकेंड चीज़। तो ये ट्री के जैसे ट्री होता है ना, उस तरीके से ये बनता है। उस तरीके से हम प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
इसमें क्या कैसे करना पड़ता है कि हमें पहले राइट रिलेशनशिप डायग्राम टॉपिक, ओके, हमें जो रिलेशनशिप डायग्राम है उसके टॉपिक राइट डाउन करने पड़ते हैं, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद डिस्कस करना पड़ता है किस ऑब्जेक्टिव पे, प्राइमरी मीन्स प्राइमरी पे, सेकंड फर्स्ट लेवल स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया जाता है। उसके बाद ईच प्राइमरी मीन का मतलब है फिर उसमें और ऑब्जेक्टिव होंगे, सेकेंडरी भी होंगे, मतलब प्राइमरी के साथ में सेकेंडरी भी किया जाते हैं। आगे है फिर उसको फोर्थ लेवल तक लिया जाता है, मतलब, और उसके बाद है हमें जो पूरा सिस्टम है उसको रिव्यू करना रहता है उसी डायरेक्शन में, और हम अगर कार्ड को ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद हम किसी हर एक लेवल को कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से टी ग्राम का ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टी डायग्राम है, इस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए। अब आगे है मैट्रिक्स डायग्राम। मैट्रिक्स डायग्राम ये क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। मैट्रिक्स डायग्राम का उपयोग विभिन्न तत्वों के बीच संबंधों को समझने और उसका आकलन करने के लिए किया जाता है। यह एक ग्राफिकल टूल है, याद रखिएगा, यह एक ग्राफिकल टूल है जो संबंधित प्रक्रियाओं और विभागों को जोड़ने में मदद करता है। ये काम कैसे करता है, इसमें सबसे पहले एक चार्ट तैयार किया जाता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों के तत्वों को रखा जाता है। उसके बाद इसमें हर संबंध को परिभाषित किया जाता है और उसमें अंक दिया जाता है, एक प्रतीक दिया जाता है। उसके बाद में इसमें हर तत्व के महत्व को, प्रभाव को समझा जा सकता है, ओके। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे क्रॉस फंक्शनल टीम होता है उनके सहयोग के लिए किया जाता है, और विभागों और प्रक्रियाओं के बीच संबंधों का विश्लेषण के लिए किया जाता है। और मैट्रिक्स का जो मेन उपयोग होता है स्किल मैट्रिक्स भी जैसे हम स्किल मैट्रिक्स बनाते हैं, ये बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट का है डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई भी आदमी क्यूसी का भी काम कर सकता है, प्रोडक्शन का भी काम कर सकता है, डिस्पैच का भी काम कर सकता है। तो इस टाइप से डिपार्टमेंट रहते हैं, और उसमें हम उसमें मैट्रिक्स जो फॉर्मेट है उसमें हम उसमें डालते हैं कि ये क्यूसी का भी कर सकता है, एचआर का भी कर सकता है। तो इस टाइप से ये मैट्रिक्स डायग्राम बनाया जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, इनेबल डाटा ऑन आइडियाज़ बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। ये जो डाटा, इसमें डाटा इनेबल कब होता है, जो एक्सपीरियंस बेस पे, ओके। क्लैरिफाई रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एलिमेंट, इसमें जो रिलेशनशिप क्लैरिफाई होता है, ओके, वो डिफरेंट एलिमेंट पे होता है। डिफरेंट एलिमेंट पे भी हम इसको बना सकते हैं। मेक ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम इमीडिएटली ऑब्वियस, हम इसमें पूरा इसमें एक जो प्रॉब्लम है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। आगे कंबाइंड फ्रॉम 2 and 4 टाइप्स ऑफ डायग्राम, लोकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज़ क्लियर, इसमें हम हर एक चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का होता है, ओके। इसमें 5 टाइप्स का होता है, एल शेप में होता है, टी शेप में होता है, वाई शेप में होता है, एक्स शेप में होता है एंड सी शेप में होता है। तो इस तरीके का ये एक मैट्रिक्स डायग्राम है। तो आप जैसे यहाँ पे हम मैट्रिक्स डायग्राम को हम जैसे समझने के लिए डालें, अगर जैसे यहाँ पे डाल दिया कोई भी इंसान है उसको यहाँ पे हमने इवेलुएट किया और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि क्या क्या काम कर सकता है, तो आप यहाँ पे मार्क कर रहे हैं 1, ये इस तरीके से मार्क कर रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स डायग्राम बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें मतलब इसको बनाते कैसे हैं, राइट फाइनल लेवल मीन्स फ्रॉम टी डायग्राम फॉर्मिंग वर्टिकल एक्स, हमें फाइनली राइट करना पड़ता है टी डायग्राम की तरह वर्टिकल एक्स में, ओके। उसके बाद राइट इन इवैल्यूएशन कैटेगरीज, ओके। एंड मतलब हम इवैल्यूएशन कैटेगरीज भी इसमें लिख सकते हैं। रैंक भी, जैसे रैंक बेस पे होता है, जैसे कोई भी एम्प्लॉय है उसका 1 रैंक है, 2 रैंक है, तो उस बेस पे भी हम इसमें बना सकते हैं। आगे है एग्जामिन फाइनल लेवल मीन्स टू आइडेंटिफाई हुम टू इम्प्लीमेंट देम, हम इसमें एग्जामिन कर सकते हैं फाइनली, ओके, किसी भी लेवल का मतलब निकालने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसमें जो नेम है वो हॉरिजेंटल एक्सेस में लिख सकते हैं, मतलब हम वर्टिकल भी इसमें डाटा इंक्लूडिंग कर सकते हैं और हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम लेवल ग्रुप भी लगा सकते हैं, ओके। और लेवल राइट हैंड एंड द हॉरिजेंटल एक्सेस रिमार्क का भी डाल सकते हैं इस तरीके से। इसमें अब जैसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो ओ का मतलब गुड दे देंगे, अगर कोई भी डायग्राम बनाए तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे लिख देते हैं समझने के लिए, क्योंकि अगर हम मैट्रिक्स डायग्राम में गुड लिखने जाएंगे तो उसमें स्पेस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ। फिर ई का मतलब सेटिस्फैक्ट्री,
एक्स मतलब नन प्रैक्टिसेबिलिटी, ओ का मतलब गुड, पी सेटिस्फैक्ट्री, एक्स नन। तो इस तरीके से ये रिमार्क हैं, आप कुछ भी रिमार्क इसमें बना सकते हैं जो डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा रहता है, ओके, फूटर साइड में लिखा रहता है। तो इस तरीके से, क्योंकि हम अगर गुड लिखने जाएंगे डॉक्यूमेंट में तो उसमें स्पेस नहीं रहेगा, तो वहाँ पे मैट्रिक्स का मतलब यही सारी शॉर्टकट यूज़ किए जाते हैं, ओके। आगे है, हमें इसमें स्कोर को डिटरमाइन करते हैं, हर एक सिंबल जो हमने सिंबल उसमें डिफ़ाइन किए हैं उस सिंबल के आधार पे, और रैंक तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलम है उसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ओके, उस बेस पे भी हम बना सकते हैं। और हम जो फिल आउट करते हैं कॉलम को, और जो सिंबल है उनका एक मीनिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आप कुछ भी तरीके का मीनिंग बना सकते हैं, जैसे ओ का मतलब गुड है, आप बैड भी डाल सकते हैं, लेकिन जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो मैट्रिक्स डायग्राम के फूटर पे आएगा, ताकि कोई भी समझेगा तो वो नीचे समझ लेगा कि ओ का मतलब बैड है या गुड। अब मैट्रिक्स का ये भी एक उदाहरण है, इस तरीके से मैट्रिक्स बनाया जाता है। आप कुछ भी बना सकते हैं, अपना आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस हिसाब से आप कुछ भी डाटा यहाँ पे डाल सकते हैं। अब एरो डायग्राम, अब एरो से आप समझ रहे होंगे कि एरो मतलब क्या होता है, तीर, तीर बोला जाता है। ये होता क्या है, एरो डायग्राम का उपयोग प्रोजेक्ट की गतिविधियों के क्रम और समय को प्लान करने के लिए किया जाता है। इसे नेटवर्क डायग्राम भी कहा जाता है, या इसको पर्ट चार्ट भी कहा जाता है, पर्ट चार्ट, ओके। ये काम कैसे करता है, इसमें जो हमारी योजनाएं हैं उसको हम सूचीबद्ध करते हैं, और उसके बाद में कार्यों के बीच निर्भरता को चिन्हित करते हैं, और कार्य जितने भी कार्य हैं उनको क्रम में रखते हैं, और उनके बीच तीर लगाते हैं, उनके बीच में, जैसे पहले ये काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, ओके। इस तरीके से हम एरो डायग्राम को बनाते हैं। और इसमें हमारी, जैसे अगर कोई समय सीमा और संभावित देरी का भी आकलन करते हैं। अब जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट है, उस पर हम एरो डायग्राम अगर हम बना रहे हैं कि पहले हमें ये करना है, उसके बाद ये करना है, तो उस केस में हम उसमें कितने समय में होगा उस समय सीमा को भी हम वहाँ पे डाल सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे प्रोजेक्ट रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, वहाँ पे किया जाता है। और जो जटिल कार्य का विश्लेषण, एनालिसिस करना रहता है, वहाँ पे किए जाते हैं। समय प्रबंधन और बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है, सोज रिलेशनशिप अमोंग टास्क नीडेड टू मतलब हमारे जो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें के लिए किया जाता है। और उसके बाद नेटवर्क टेक्निक का यूज़ करते हैं, ओके। आगे हम इसमें पर्ट को भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, पर्ट क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ओके। पर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरो डायग्राम होता है। इसको क्या बोला जाता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन। हम किसी भी प्रोग्राम को वैल्यूएट कर सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं, ओके। तो पर्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। एंड सीपीएम, सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, मतलब इसमें जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, ओके, उसमें भी यूज़ किया जाता है एरो डायग्राम का। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है इसमें, अलाउस ओवरऑल टास्क टू व्यूड एंड पोटेंशियल स्नैच टू बी आइडेंटिफाई बिफोर वर्क। काम स्टार्ट होने से पहले हम ओवरऑल टास्क को समझ लेते हैं, ओके। आगे लीड टू डिस्कवरी ऑफ पॉसिबल इम्प्रूवमेंट, हम जो भी पॉसिबल इम्प्रूवमेंट हैं उनको लीड कर सकते हैं, ठीक है, उनकी खोज कर सकते हैं। आगे मेक इट इजी टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ, इसमें जो मतलब हमारा कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं वो किस स्टेज पे है। आगे डील प्रॉम्प्टली विद चेंजेस टू प्लान चेंजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग टीम, हम अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं टीम के साथ में। आगे इस तरीके से ये रहता है, इस तरीके से पर्ट बनता है, ओके। जैसे यहाँ पे 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3, फिर 4, यहाँ से 2 नंबर से ये 4 नंबर कनेक्ट हो गया, देन 5, ओके, 5 से फिर ये 3 से फिर कनेक्ट 6 नंबर हो गया, फिर इधर 7 आ गया। तो इस तरीके से ये पर्ट चार्ट बनाया जाता है, इस तरीके का एक ग्रुप रहता है। आगे इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एरो डायग्राम में क्या पॉइंट है, फ्रॉम स्ट्रेटजी ऑन ट्री डायग्राम सेलेक्ट वन। हम इसमें जो ट्री डायग्राम है, ओके, उसकी स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है, और उसमें हमें एक ही सिलेक्ट किया जाता है। जैसे इसमें दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही दिख रहा है यहाँ एक्टिविटी, ओके। उसके बाद में हमें जो आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट टू वर्क, जब हमें जो कंस्ट्रेंट है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में लिस्ट ऑल एक्टिविटी नेसेसरी टू अचीव, मतलब हम जो सारी जो लिस्ट है, जो एक्टिविटी है, उनको नोट डाउन करते हैं, और जो इसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम सेपरेट कार्ड पे लिखते हैं। उसके बाद
ऑर्गेनाइजेशन कार्ड इन सीक्वेंस ऑर्डर टू ऑफ एक्टिविटीज़, हमारे जो ऑर्गेनाइज कार्ड्स हैं उनको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाते हैं। ओके, याद रखना। उसके बाद रिमूव एनी डुप्लीकेट एक्टिविटीज़, अगर हम कोई भी प्लान कर रहे हैं, अगर हम पार्ट चार्ट बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी डुप्लीकेट एक्टिविटी है उसको हम रिमूव कर दें। आगे रिव्यू ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़, फाइंड सीक्वेंस विथ ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़, हमें जो एक्टिविटीज़ है उनका रिव्यू करना है और हमें सीक्वेंस फाइंड करना है, तरीका। और जो भी, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी तो हम एक्टिविटीज़ जिनका काम पहले होना है उनको पहले राइट डाउन करना है। ओके, ऐसा नहीं कि जो काम पहले हो रहा है वो हमने पार्ट में बाद में डाला है, तो वो पार्ट सक्सेस नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है एग्जामिन पार्ट नंबर नोट्स इन सीक्वेंस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब इसमें लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। आगे रिकॉर्ड नेम्स एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और जो भी अगर नेम लिखना है या कोई भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है आप इसमें लिख सकते हैं एरो डायग्राम में। इस तरीके से ये एरो डायग्राम बनता है। ओके, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट। प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट क्या होता है? इसको PDPC भी बोला जाता है। ये संभावित समस्याओं और उनके समाधान को पहचानने के लिए एक संचालित प्रक्रिया, यह योजना के दौरान जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है। ये काम कैसे करता है? ये इसमें मुख्य योजना को हम सबसे पहले पहचानते हैं, उसके बाद में हर चरण पर संभावित जोखिम और समस्याओं की सूची बनाते हैं। मतलब हमने सबसे पहले जो मेन टारगेट है उसको पहचाना, उसमें जोखिम क्या हो सकती हैं, समस्याएं क्या हो सकती हैं, उसकी एक सूची बनाते हैं। उसके बाद हर समस्या के लिए एक समाधान तैयार करते हैं। ओके, और ये चार्ट जो है विफलताओं में से बचने के लिए मदद करता है। मतलब हमारा अगर कोई भी प्लान है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है तो उसको अवॉइड करने के लिए इस चार्ट का उपयोग किया जाता है। और जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाता है, योजना निर्माण के लिए, और कोई जटिल कार्य है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया फैसिलिटीज़ फोरकास्टिंग जटिल कामों के लिए किया जाता है। ओके, और जो इनेबल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉइंटेड करने के लिए जाता है, मतलब जो हमारी जो प्रॉब्लम आने वाली है वो पॉइंटेड हो जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का ये चार्ट बनता है। एडवांटेज ऑफ PDPC भी बोला जाता है। अगर PDPC का कोई फुल फॉर्म पूछता है इंटरव्यू में तो आप बता दें प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट। ये इस तरीके से हम बनाते हैं। इसमें जो टारगेट रहता है वो स्टार्ट यहीं रहता है और सीधा गोल रहता है। ये स्टार्ट टू गोल इस तरीके से बनता है, और यहाँ पे ये सारी जो कॉजेज हैं, जो पॉइंट है वो साइड टू साइड चलते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। तो इस तरीके से ये चार्ट बनता है। आगे है, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हाई इफेक्टिव टूल है, लेकिन बट डिफ़िकल्ट स्टडी फ्रॉम द टी डायग्राम, मतलब टी डायग्राम से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। इसमें एक गोल को डिसाइडेड किया जाता है, जैसे यहाँ पे चार्ट में यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक गोल है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम एक गोल को सेट करते हैं। ओके, आगे हम जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में हम एक्टिविटीज़ का एक लिस्ट बनाते हैं, एक्टिविटीज़ का गोल को अचीव करने के लिए। ओके, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को भी नोट डाउन करते हैं हर एक्टिविटी में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम फिर लिस्ट का रिव्यू करते हैं, जो भी हमारी लिस्ट तैयार होती है उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उनको ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद में हम एक कंटिंजेंसी प्लान बनाते हैं और हर स्टेप में और उसको रिव्यू करते हैं, और हमें क्या एक्शन लेना है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए वो लेते हैं। उसके बाद हम सारी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं और हम इस तरीके से इस PDPC चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का चार्ट PDPC चार्ट कहलाता है। जो भी लोग आज वीडियो में नए लोग हैं, आशा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिले। ओके, थैंक यू सो मच।